दोस्तों एसएससी, आरआरबी, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, महिला सुपरवाइजर, एलडीसी आदि एग्जाम्स आ रही हैं। सभी में इतिहास विषय कॉमन है। इतिहास के साथ की समस्या यह नहीं है कि यह कोई कठिन विषय है, पर दुख की बात यह है कि किसी इतिहासकार ने इसे उचित क्रम में नहीं लिखा। किसी इतिहासकार का कोई टॉपिक अच्छा था, उसने अन्यों पर मेहनत नहीं की। उसकी पुस्तक का इतिहास उसकी मर्जी के अकॉर्डिंग किसी एक टॉपिक से शुरू हो गया। ऐसे में अन्य लेखकों ने भी वही पैटर्न अपना लिया। टीचर्स भी आज स्कूल में, कॉलेजेस में, कोचिंग्स में ऐसे ही पढ़ाते हैं, और ऐसे में पूरा इतिहास एक खिचड़ी बन जाता है। अब इसमें से क्या चावल है, क्या दाल है, हजारों साल के लाखों व्यक्तियों का मसला सिर्फ एक स्टूडेंट पर छोड़ दिया जाता है। टीचर्स भी ये कहते हैं कि इतिहास में मार्क्स नहीं बनते। इतिहास में मार्क्स कम इसलिए नहीं मिलते कि आपने पढ़ा नहीं, लेकिन इसलिए नहीं मिलते क्योंकि आपने समझा नहीं। एक सीधा सा सवाल है, आप अपने मोहल्ले के सभी व्यक्तियों को जानते हैं? मेरे ख्याल से नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछूं कि यार तू वहाँ का है ना, यार वो आदमी कैसा है, आप कह दोगे झट से कि यार मैं ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन वो आदमी ठीक नहीं है। क्यों, आपने कभी रट्टा मारा था कि वो आदमी कैसा है? या आपने कहीं से कोचिंग की थी कि आपके मोहल्ले का कौन आदमी कैसा है? नहीं, क्योंकि आपने बचपन से समझा है आपके मोहल्ले को। आप जानते हैं कि आपके मोहल्ले में कौन व्यक्ति, किस लड़के का बाप कौन है, दादा कौन है। पर क्या शहरों में लोग ऐसे जानते हैं? उनके पड़ोसी का स्वयं का नाम नहीं पता होता उनको कि उनका नाम क्या है, उनके पिता का नाम तो दूर की बात होता है, क्योंकि शहरी जीवन भी एक खिचड़ी बन गया है। आपसे छोटा सा सवाल है कि समुद्रगुप्त का समय क्या था? मेरे ख्याल से 1% भी छात्र जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमने सिर्फ रटा है कि हाँ भाई इस नाम का कोई आदमी था। हमने नहीं समझा कि उसकी क्या टाइमलाइन है, इतिहास का विकास क्या है, इतिहास में कब क्या हुआ। तो हम मानव जाति का इतिहास पढ़ते हैं, अन्य जीवों का इतिहास इतिहास के लोगों ने जीव विज्ञान वालों के लिए रख छोड़ा है। वैसे उचित ही किया है। हमें एक जीव मिला, मानव, उसको भी इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया कि हम कोचिंग्स की दर दर छानते फिरते हैं, फिर भी कुछ समझ में नहीं आता। खैर, पढ़ना मानव इतिहास है हमें, पर मानव का विकास चिंपैंजी से अर्थात जानवरों से ही हुआ है। यह बात अलग है कि आज भी हमारे बीच में बहुत सारे मानव रूपी बंदर आसपास मौजूद हैं। खैर, भारत में विकास की बात करें तो माना जाता है कि बंदर रूपी आदि मानव से प्रथम जंगली मानव का विकास शिवालिक की पहाड़ियों में हुआ। यहाँ पर रामापिथिकस नामक आदि मानव की खोपड़ी और कंकाल प्राप्त हुए हैं। पूर्व मानव ने पत्थर को औजार के रूप में पहचाना। पहले बंदर था, बंदर जैसी जीवन शैली थी, बंदर जैसी बुद्धि थी, फिर दिमाग का विकास भी हुआ नहीं था तब तक। पत्थर हाथ में आया तो फल फूल खाने के बजाय शिकार करने लगा। लगभग 4 लाख से 50,000 वर्ष पूर्व तक मानव इसी जीवन शैली में रहा। जानवरों के शिकार से भोजन की उपलब्धता बढ़ गई। मेनू में अब 2 आइटम थे, वेज तथा नॉन वेज, तो जीवन में थोड़ा सुकून आया। आप भी सभी छात्र आज भोजन की तलाश में हो। कल को नौकरी मिलेगी तो भोजन का काम हो जाएगा, तो फिर दूसरा काम क्या करोगे? अपना स्वयं का घर बनाओगे। तो जैसे ही मानव भोजन की तरफ से निश्चिंत हुआ, तो उसने लगभग 50,000 वर्ष पूर्व गुफाओं को अपना घर बनाने की शुरुआत कर दी। भोजन था ही, अब गुफाओं में घर में रहने से सुरक्षा भी बढ़ गई। पत्थर के औजार से खाना मिल जाता था, तो अब जल्दी से पेट पूजा कर खाली टाइम में टाइम पास क्या करे? यूट्यूब थोड़ी चलाएगा। बस एक चीज पता थी, पत्थर, अब और क्या करे पत्थर का? क्यों नहीं इसके बर्तन बनाकर उसमें खाने पीने का सामान रख ले। खाना पीना भरपूर तैयार, घर भी तैयार, अब क्या चाहिए? कोई न कोई चाहिए प्यार करने वाला। आदमी का खाना पीना और रहना होते ही नारी शक्ति मस्तिष्क पर हावी हो जाती है और बंदे लग गए आभूषण बनाने में। अब आभूषण बनाकर पत्थर के घर में पारिवारिक जीवन आरंभ हुआ। पुरुष शिकार करते थे और लेडीज बोर हो जाती थी। वह घर में यानी गुफाओं में गेरवे रंग के चित्रों का निर्माण करने लगे। यह गेरवा रंग फूल और पत्तों और जड़ी बूटियों से प्राप्त किए जाते थे। ऐसे चित्रों और आभूषणों के प्रमाण आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इत्यादि राज्यों में मिले हैं। राजस्थान में भी कोटा के अलनिया से ऐसे चित्र प्राप्त हुए हैं। पत्थर से शिकार आसान तो हुआ, पर आलस्य मानव का स्वभाव है। कुछ ऐसा हो जाए कि इन जानवरों के पीछे भागना न पड़े, तो मानव ने कृषि का विकास किया। अब पेड़ पौधे भाग तो सकते नहीं, तो यूं करूं कि भोजन का काम है वो इन्हीं से हो जाए। शिकार करते वक्त मनुष्य को कई बार कुत्ते तथा घोड़े जैसे जंतुओं से सहायता प्राप्त हुई। अतः मनुष्य ने पशुपालन शुरू कर दिया। यानी लगभग 50,000 से 10,000 वर्ष पूर्व मानव ने पत्थर के बर्तन, औजार, गुफा में अपना आवास बना लिया। परिवार का विकास होना शुरू हुआ, चित्रकला करनी शुरू कर दी तथा खेती करना सीख लिया था। इसके बाद शुरू होता है ऋग्वेदिक काल। आसपास की गुफाओं में रहने वाले मानवों के कबीले बने और उन कबीलों से गांव बने। प्रमुख कार्य खेती बन गया। सब काम आनंद से हो रहे थे, और सब काम आनंद से हो तो मानव मस्तिष्क शांत नहीं रहता। कुछ ऐसा लिखूं कि लोग याद रखें।
भाषा का नया नया विकास हुआ तो मानव ने तत्कालीन भाषा संस्कृत में काव्य रचना आरंभ की। इस काव्य को ऋग्वेद के नाम से जाना गया। ज्ञान की पूजा यानी श्रेष्ठ की पूजा मानव स्वभाव है। जैसे जैसे ऋग्वेद का विकास हुआ, एक व्यक्ति द्वारा यह याद रखना मुश्किल हो गया। कुछ व्यक्ति जो बुद्धि से प्रबल थे या जिनको पूर्ण अभ्यास था, उन्हें ज्ञानी के रूप में जाना जाने लगा और ब्राह्मण की उपमा दी गई। शिक्षा नई नई शुरू हुई थी और मुख्य सामाजिक कार्य अभी कृषि था। नदी से पानी मिल जाता था पर बांध की टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो मुख्यतया कृषि थी, वो बारिश पर आश्रित थी। बारिश कभी हुई तो अच्छा है, नहीं हुई तो मन मारकर भी रहना पड़ जाता था। बुद्धि का विकास हो ही रहा था और विज्ञान था नहीं, तो मानव ने अपने तत्कालीन दिमाग से आइडिया लगाया कि बारिश तो इसका कोई देवता है इंद्र और उसके कंट्रोल में है, तो उसकी नाराजगी से बारिश हो नहीं रही है, तो इंद्र को मनाने के तरीके ढूंढे गए। यज्ञ का विकास हुआ, पूजा पाठ का विकास हुआ। 5-10 साल में एक भी तुक्का लग गया हो तो कर्मकांड करने वाले लोगों को बढ़ावा मिलना शुरू हो गया। चूंकि प्रमुख कार्य कृषि था और कृषि का देवता इंद्र था, अतः ऋग्वेद काल में प्रधान देवता इंद्र था। साथ ही आग का भी मानव को पता लग गया था। आग से भय भी लगता था तो जानवरों इत्यादि से सुरक्षा भी होती थी, अतः अग्निदेव को दूसरे प्रमुख देवता के रूप में जाना गया। धीरे धीरे समाज में कर्मकांड बढ़ने लगे और टोटकों को बढ़ावा मिलने लगा। अतः उत्तर वैदिक काल यानी बाद के वैदिक काल में प्रमुख देवताओं का स्थान इंद्र तथा अग्नि के बजाय ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ने ले लिया। धीरे धीरे वेदों की रचना पूरी हुई और वेदों का सिलेबस बढ़ गया। अब बड़ा सिलेबस तो जल्दी से कवर होता नहीं आम आदमी से, तो जो ज्ञानी ब्राह्मण थे उन्होंने वेदों की सरल व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की। अब धीरे धीरे यूं हुआ कि ब्राह्मण ग्रंथों का भी सिलेबस बढ़ गया, तो इनकी व्याख्या के लिए फिर आगे आरण्यक बने। आरण्यक शब्द बना है अरण्य से और अरण्य का अर्थ होता है जंगल। इस समय तक घर गांव में लोग कर्मकांड तथा सामाजिक कार्यों में व्यस्त हो गए। तो आजकल एडवर्टाइज करते हैं ना कि हमारी स्कूल देखिए शहर के शोरगुल से दूर, बिल्कुल एकदम शांत जगह पर। तो पढ़ने लिखने के लिए वैसे ही जंगलों में गुरुकुलों की व्यवस्था प्रचलन में आई। यानी वेदों की सरल व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई और इनके बाद ब्राह्मण ग्रंथों की व्याख्या के लिए आरण्यक की रचना हुई। आरण्यक यानी अरण्य, अरण्य यानी जंगल, यानी जो चीज जंगल में लिखी गई उसको आरण्यक कहते हैं। इस वक्त तक समाज बड़ा हो चुका था और बड़ी चीज को मैनेज करने के लिए मैनेजर तो चाहिए ही, तो समाज ने एक राजा की नियुक्ति कर दी। हालांकि राजा के क्रियाकलापों पर एक समिति नाम की सभा होती थी जो नियंत्रण रखती थी। धीरे धीरे बड़े सामाजिक गांवों का विकास हुआ और नगरों का निर्माण आरंभ हो गया। प्रमुख नगरीय सभ्यताओं का विकास कैसे हुआ, कौन से नगर के अवशेष कहाँ मिले, यह हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो दोस्तों, इतिहास को कहानी के रूप में प्रस्तुत करने की यह सीरीज आपको कैसी लगी?